आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बदहाल यात्री प्रतीक्षालयों में सुविधा शून्य, भीषण गर्मी में यात्री बेहाल, ना पानी ना छाया, यात्री त्रस्त, ताले और कब्जों से परेशान लोग। ट्रिपल इंजन सरकार में कर्मचारी बेहाल, नगर निगम पर गहराया अविश्वास, हड़ताल और अनशन से उभरा जनाक्रोश, कांग्रेस ने दिया आंदोलन को समर्थन। सोमनी में नाबालिग के साथ अनाचार की घटना, 55 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार, आरोपी को भेजा गया जेल। आयुष पद्धति बनी रोगों का प्रभावी इलाज, प्राकृतिक औषधियों से इलाज का नया युग, आयुष प्रणाली में बढ़ा लोगों का भरोसा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छोरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भोलापुर में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां राज्य शासन की मंशा के अनुरूप इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित करना रहा। इस शिविर में घुपसाल और सीताकसा समेत कई ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन की मिसाल कायम हो रही है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने भी शिविर की सराहना करते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता जन सामान्य को तत्काल सेवा उपलब्ध कराना है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना अंतर्गत दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। बता दें, आरोपी ने नाबालिग को गुपचुप खिलाने के बहाने अपने पास बुलाया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सोमनी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक 52 वर्षीय अधेड़ पुरुष ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। इसके ऊपर बीएनएस और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। राजनांदगांव में आवारा कुत्तों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। नगर के विभिन्न रास्तों, गलियों और मोहल्लों में झुंड में घूमते कुत्ते अब आमजन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आए दिन इन कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन कुत्ते काटने के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता के चलते पीड़ितों को समय पर निःशुल्क इलाज मिल रहा है, फिर भी खतरा बरकरार है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि आवारा कुत्ते राह चलते लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं। शाम के समय तो कई क्षेत्रों में लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। शहर वासियों ने नगर पालिका प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग से मांग की है कि इन कुत्तों की संख्या पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द बांधियाकरण अभियान चलाया जाए। साथ ही कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इन कुत्तों को पकड़कर किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाए, जिससे शहर वासियों को राहत मिल सके। कुत्ते जो नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों बरसात आने वाली है, तो उन्हें कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। साथ ही मानसिक आपक होकर के वो कई लोगों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, काट देते हैं। ऐसे में नगर निगम की एक सुविधा है जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी की जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल नसबंदी ही उपाय नहीं है। निगम को इस ओर ध्यान देते हुए जिस प्रकार से पशुओं के लिए, गायों के लिए कांजी हाउस बनाया जाता है, उसी प्रकार से आवारा कुत्तों के लिए भी शेल्टर हाउस बनाया जाए।
इसके साथ साथ राजनांदगांव में कई प्रकार की एनजीओ है जो अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं, चाहे वो आवारा पशु हो चाहे वो आवारा कुत्ते हों। नगर निगम क्षेत्र में जो आवारा कुत्ते हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए हमने टेंडर किया था और जो फाइनल हो गया है, और जो टेंडर प्राप्त करता एजेंसी है उसने अपना सभी सेटअप भी तैयार कर लिया है। तो अभी जो आने वाला बरसात का सीजन होगा इसमें भी हम कुत्तों को पकड़ने का और उनको स्टरलाइज करने का काम करेंगे। और पिछले साल भी इस पे हमने किया था और पिछले साल 700 जो डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज किया गया था उस सेंटर पे। तो ये हमारी तैयारी है उनको लेकर। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष, जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शामिल है, आज के आधुनिक दौर में भी मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रभावशील सिद्ध हो रही है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 80% आबादी किसी न किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लेती है। राजनांदगांव की जिला आयुष अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष औषधियां प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं और शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित की जा सकती हैं। ये दवाएं बिना किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के शरीर की प्राकृतिक प्रणाली को सक्रिय करके रिकवरी में मदद करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों में भी आयुष चिकित्सा पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस दिशा में राजनांदगांव जिले में कई रोगियों को राहत मिली है। ये समस्या आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जो हम आजकल हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, अब स्क्रीन वाली जो हो गई है, लोग स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहते हैं। जो भी सामान मंगवाना है हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, कहीं जाना है तो पैदल चल के नहीं जाना है, हमको गाड़ी में ही जाना है, AC दिन भर चलता रहता है। तो ये सब के कारण डीजनरेटिव चेंजेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये आजकल बच्चों में भी सामान्य है, महिलाओं, पुरुषों और वृद्धों में भी सामान्य हो गया है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो हम आयुष योगा एंड वेलनेस सेंटर, इसके अलावा हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है 16 पूरे जिले में संचालित, वहां पर प्रतिदिन योग प्रशिक्षक के माध्यम से रोज योग कराया जाता है सुबह 6 से 7 बजे तक। लाइफस्टाइल क्लिनिक, आयुष पॉलीक्लिनिक में जो लाइफस्टाइल क्लिनिक संचालित है उसके तारतम्य में एक जो चिकित्सक हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो सारी दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि बीमारियां हो नहीं। सितंबर 2024 में खैरागढ़ के साल्हेवाड़ा क्षेत्र में बांध टूटने से आई बाढ़ ने कई परिवारों को तबाह कर दिया था। जल भराव के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया था और दर्जनों कच्चे मकान ढह गए थे। बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया था, लेकिन मुआवजा वितरण का वादा आज तक अधूरा है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें 1 रुपए भी की सहायता राशि नहीं मिली है। कई परिवार आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं और आने वाले मानसून को लेकर उनकी चिंता और भी गहरी हो गई है। बाढ़ पीड़ितों ने इस समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर से मुलाकात की और जल्द से जल्द मुआवजा जारी करने की मांग की। मतलब घर फूटे है ऊपर मामले में आए हैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, मतलब आवेदन दे के लिए अभी तक कोई प्रकार से सुनाई नहीं हुई है। एक वजह से बाढ़ की वजह से फूटे हैं घर, से साल भर हो गए, अभी तक के कोई प्रकार की सुनाई नहीं हुई है। जब बाढ़ आ रही है तो अधिकारी मन कहाँ आश्वासन दे पहुँचे रही तो मतलब वो जो ही मतलब मुआवजा मिल है इसी करके बोले रहा है सर, अभी तक के तो वही आश्वासन भी देते आए हैं, अभी तक कोई प्रकार के सुनाई हुई नहीं। बोले हैं हाँ मुझे ही घर के सामने बात करी चाहिए। बाढ़ में कहाँ है अभी तक के हमारे कोई सुनाई नहीं करी। तहसीलदार करा गए हैं, डाउन के पंचायत गए, सब हो जाकर गए हैं। अब पंचायत में 2 महीना रहे तब बोला अभी तक के हमारे पैसा डला थे कि कहा तहसीलदार तब वो नहीं डला है। तब मन आए हैं ये 8 महीना हो गए। 8 महीने हो गए। 8 महीना सिर्फ आश्वासन मिलते, आश्वासन कुछ नहीं करे। अब जो पंचायत में रहे हम खाना पीना करे वहाँ बात बल्कि वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
राजनांदगांव शहर में यात्री सुविधाओं के नाम पर बनाए गए प्रतीक्षालय अब सिर्फ नाम के प्रतीक बनकर रह गए हैं। स्थिति यह है कि जहां जहां यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं वहां ना तो पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की और ना ही बैठने योग्य कोई सुविधा है, जिसके कारण भीषण गर्मी में यात्रियों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना बस स्टैंड स्थित प्रतीक्षालय की हालत सबसे खराब है। यहाँ प्रतीक्षालय के भीतर यात्रियों के लिए तय की गई जगह पर सामान भर दिया गया है और उसके दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया है। प्रतीक्षालय के बाहर ऑटो चालकों द्वारा अपने वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। वहीं यात्री जहां बैठने की उम्मीद लेकर प्रतीक्षालय की ओर आते हैं, वहीं उन्हें ऑटो वालों के कब्जे का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये प्रतीक्षालय अब नागरिक सुविधाओं की पोल खोल रहे हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने नगर निगम से इस दिशा में तुरंत संज्ञान लेने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। राजनांदगांव शहर के नगर निगम कार्यालय के सामने बीते 3 दिनों से अनशन पर बैठे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता प्रेम नारायण वर्मा के आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, जहां कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आंदोलनकारियों की सभी मांगे पूरी तरह से जायज है और सरकार को अब तक इन मांगों पर अमल कर देना चाहिए था। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया है कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर आमरण अनशन को समाप्त करने की पहल करें। इधर जल विभाग के कर्मचारी 4-4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आक्रोशित हैं और उन्होंने पूर्ण काम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी लंबी अवधि से वेतन न मिलने के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। उन्होंने नगर निगम और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र, राज्य और नगर निगम के बावजूद भी कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। साथ ही भविष्य निधि की राशि समय पर जमा न होने को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। आंदोलन को बंद कराने के प्रयास में देर शाम शहर के महापौर और निगम अध्यक्ष द्वारा प्रदर्शनकारियों को डराने धमकाने की कोशिश किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस संबंध में आंदोलनकारियों ने क्षेत्रीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं राजनांदगांव में निगम की लापरवाही और कर्मचारियों की अनदेखी अब विकराल रूप ले रही है। आंदोलन को मिल रहा राजनीतिक समर्थन, कर्मचारियों की हड़ताल और मूलभूत सुविधाओं की बदहाली सरकार और निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता आदरणीय प्रेम नारायण वर्मा जी आज 5वां दिन है आमरण अनशन पर है और जो वाजिब मांग है मूलभूत समस्याओं को लेके, कर्मचारियों को पेमेंट को लेके, वो चाहे तो पूरी कर सकते हैं। अब वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो लगभग 1 महीने पहले और बैठे थे और 1 महीने पहले निगम प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उनसे समय लिया था कि हमें 1 महीने का समय दिया जाए, फिर हम पूरा करेंगे, आपकी सारी मांगों को पूरी करेंगे। किंतु 1 महीने में पूरी नहीं हुई, उनको दोबारा बैठना पड़ा। हम लोग सब उनको समर्थन देने आए हैं और निगम प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी वाजिब मांगे हैं, उनका निराकरण करें, कर्मचारियों का पेमेंट भुगतान करें और जो संभव हो सकता है वो सारे कार्य करें। नगर निगम प्रशासन की मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है कि अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में जो भी समस्याएं आम जनताओं को हो रही है उसके निराकरण को तत्काल प्रभाव से किया जाए। मगर यही अब देखा जा रहा है कि राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय के बाहर में ही बीते 19 तारीख से आज तक के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं एक व्यक्ति और उनके साथ में समर्थन देने के लिए आप जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आम वो सारे लोग हैं जो उनको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आखिरकार जब वो 12 बिंदुओं की मांग को पढ़ते हैं तो क्या कुछ समझ में आता है? ये तो सोचने का विषय है कि जब 12 बिंदु पर मांगे होती है तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो केवल और केवल अपने हित की अपने लिए ही बस मांग कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर उस 12 बिंदु को अगर पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है, ये भी देखने को मिलता है कि नगरीय निकाय जो लोग हैं उनके हित में बात किया जा रहा है, वो मांग को उनके हित के लिए रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी प्रदेश भर में, जिले भर में और नगर निगम क्षेत्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी तकरीबन 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आज तक के इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। क्या कुछ मांगे हैं, इनकी जानकारी लेते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे। प्रेम नारायण वर्मा।
अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा राजनांदगांव। क्या क्या ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? मैं राजनांदगांव नगर निगम के कर्मचारियों और शहर के पेयजल की व्यवस्था के समस्या को लेकर यहाँ पर मैं 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हूँ। प्रमुख मांगे जो है कर्मचारियों की वो है कि पिछले 4 माह से इनको वेतन नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट कर्मचारियों को, और 4 माह से वेतन नहीं मिलने के साथ ही 21 माह से इनका फंड का पैसा जो लोग कटा, इनके वेतन से कटा है, नगर निगम वहाँ फंड ऑफिस में जमा नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनको 1-1.5 साल से इनका बकाया पैसा नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही 2020 से 2023 तक का फंड का पैसा भी इनका जमा नहीं हुआ है। ये तो इनकी हो गई। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का आदेश आया है जिसके तहत इनको 2010 में जो फिर से प्लेसमेंट भेज दिए थे, जैनिक कर्मचारी थे लोग, इनको प्लेसमेंट में शासन के आदेश के तहत भेजा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने शासन के आदेश को गलत व्याख्या करने के लिए एक और शासन का आदेश ऐसा नहीं है कि इनको हटाया जाए, ऐसा घोषित कर दिया। तब से इनको रेगुलर इसमें भी रखना था, इनको दैनिक वेतन भोगी में जो हाई कोर्ट से रेगुलर का केस जीत गया उनको रेगुलर में भी रखा था, वो भी नहीं रखा गया है। मैं इसके अलावा भी नगर में पेयजल समस्या के बारे में भी अपनी इस बात में आंदोलन कर रहा हूँ। नगर में जितने भी तालाब है उनकी हालत खराब है, वहाँ की पानी खराब गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन उस गंदगी उस पानी को दूर कर साफ करने के बजाय कुछ भी करने को नहीं है। नगर में एक टाइम पानी मिल रहा है, जबकि 2 टाइम पानी की व्यवस्था आज से पिछले 50 साल से हो रहा है, लेकिन अभी तक से एक ही टाइम के पर यहाँ का नगर निगम का प्रशासन और वहाँ पर बिल्कुल पंगु है। एक तरफ बोलता है कि हम गांधी सागर को मेरिन ड्राइव बनाएंगे, बोलते हैं यहाँ लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जो न्यूनतम वेतन है इनको वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से ये तो प्लेसमेंट कर्मचारी है, अन्य और बिजली विभाग में है और सफाई वाले हैं, और जो जानवर ढोते हैं मरे हुए जानवर को उनको भी 6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं 19 तारीख से आमरण अनशन पर बैठा हूँ, और जब तक इनका हल नहीं हो जाएगा पूरा 12 बिंदु का, तब तक मैं आमरण अनशन कायम रहूंगा। देखिए, इस चीज से तो नकारा नहीं जा सकता कि राजनांदगांव नगरीय निकाय क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत में कितने कितने समय वार्ड में और लोगों के घर पर पानी पहुंचता है, बिजली पहुंचता है, सड़कें दुरुस्त है कि नहीं, सड़कों की साफ सफाई होती है कि नहीं, ये सारे लोग भलीभांति जानते हैं। मगर सोचने का विषय ये है कि शहर भर में, जिले भर में, प्रदेश भर में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के तहत में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। जी एक बात और आपको बता दूं मैं कि कल दिनांक 22 तारीख को रात्रि को महापौर यहाँ के अपने पूरे कर्मचारी, अध्यक्ष पारस वर्मा और तमाम लोगों के साथ इस पंडाल में रात के 9:30 बजे आकर धमकी दिया गया है, जो जबकि आंदोलनरत यहाँ बैठे हैं उनको किसी प्रकार का धमकी देना गैर कानूनी है, और जबकि यहाँ फंड का पैसा जमा नहीं किया है, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैंने इसके खिलाफ में थाना को भी शिकायत किया हुआ है। देखिए, ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई अपनी मांगों को लेकर के, आम जनताओं की मांगों को लेकर के अगर कहीं सड़क पर उतरते हैं और जब मुद्दों की बात करते हैं, उन योजनाओं की बात करते हैं, उन सुविधाओं की बात करते हैं, तो लोग किस प्रकार से धमकियां चमकियां देने शुरू कर देते हैं। अब ये तो देखने का विषय है, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे इनका क्या होगा। इन कर्मचारियों को क्या वो बचा हुआ 4 माह का वेतन मिल पाएगा? क्या वो नगरीय निकाय क्षेत्र में आम जनताओं को समय समय पर पानी, समय समय पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी? क्या सड़कों की साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई दुरुस्त की जा सकती है? आखिरकार नगर निगम में बजट पहुंचने के बावजूद भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या कुछ कहलाता है? कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।
जगदलपुर से गांजा लेकर मध्य प्रदेश में खपाने जा रहे 2 तस्करों को पुरूर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर धर दबोचा है, जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए के 25 किलो गांजा और एक बिना नंबर की बाइक जब्त की है। बता दें, आरोपी मध्य प्रदेश के मऊगंज और रीवा जिलों के निवासी हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी उड़ीसा बॉर्डर के रास्ते से होते हुए गांजा लेने जगदलपुर पहुंचे थे। वहां से गांजा खरीदकर वे बाइक से मध्य प्रदेश लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर हाईवे पर घेराबंदी की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव जिले के छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत जंगलपुर घाट स्थित डोंगेश्वर महादेव मंदिर का कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने निरीक्षण किया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र में स्थित यह प्राचीन मंदिर अपनी रहस्यमय विशेषताओं और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ स्थापित नंदी की मूर्ति के मुख से 12 महीने लगातार जलधारा बहती रहती है। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर कलेक्टर ने गहरी रुचि दिखाई और ग्रामीणों से मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक रहस्य को लेकर विस्तार से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंदिर परिसर की स्वच्छता व्यवस्था, सड़क संपर्क और पर्यटक सुविधाओं का जायजा लिया और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सूचना बोर्ड लगाने, पेयजल और विद्युत सुविधा सुनिश्चित करने और नियमित साफ सफाई बनाए रखने की भी आवश्यकता पर बल दिया। छुरिया के स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद डेढ़सेना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन त्योहार आम जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कार्य शिविरों के माध्यम से साकार हो रहा है। जिला भाजपा उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन के कार्यकर्ता शिविरों में अधिकारियों के साथ मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से लगे रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि पक्के मकानों का निर्माण गांव-गांव में तेजी से जारी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार जनहित में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार की जो विभिन्न जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका प्रत्यक्ष लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विषय को लेकर के शासन द्वारा यह त्योहार आयोजित किया गया है। जनप्रतिनिधिगण, शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सामंजस्य के साथ किसानों को, महिलाओं को, नवयुवकों को और समस्त मतदाताओं को जो जिस विषय को लेकर पात्रता रखता है उसको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस विषय को लेकर हम लोग वहाँ जाते हैं। यदि किसी किसान का, किसी महिला माता बहनों का किसी भी प्रकार कोई समस्या रहती है तो हम संबंधित विभाग के अधिकारी को वहाँ पर बुलाकर समझाई देते हैं, निर्देशित भी करते हैं कि आपको ऐसे ही काम को कीजिए। खबर बेमेतरा से है, जहां साजा क्षेत्र में विधायक ईश्वर साहू ने जाता मोड़ के पास सड़क पर गड्ढे देख तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा दी और स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अधिकारियों को मौके पर ही फोन किया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक साहू ने अधिकारियों से कहा कि सड़क की स्थिति बेहद खराब है और इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने न केवल सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए बल्कि पोल लगाकर जगह को सुरक्षित बनाने की भी बात कही। विधायक को यूं अचानक सड़क पर रुकता देख स्थानीय ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं लोगों ने उनके संवेदनशील और तत्पर रवैये की सराहना की। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।